रात के 8 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। अच्छा दोस्तों, आज के दिन क्राइम की स्टोरीज़ पे हम लोग बढ़ें और इस स्टोरी के बारे में हम लोग डिटेल में जानें, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात आप सभी लोगों से करना चाहूँगा और वो ये है कि मैं उत्तर भारत से हूँ और उत्तर भारत में उत्तराखंड और यूपी के ऑलमोस्ट अगर हम लोग देखें तो सेंटर में हूँ। तो वहाँ पर जो सर्दी है इस समय बहुत ज़्यादा चरम पर है, शीतलहर चल रही है। तो ऐसे में आप सभी लोगों से कहना यही है कि घर में आप लोग के जो बूढ़े हैं उन बूढ़ों का आप लोग को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और जो घर में बच्चे हैं उन बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। दोस्तों, बूढ़े और बच्चों को मैं एक ही कैटेगरी में रखता हूँ, इसलिए दोनों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपका कर्तव्य है क्योंकि आप परिवार में इस समय ज़िम्मेदार हैं। तो इसलिए अपने घर परिवार के जो छोटे लोग हैं, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, उनका इस ठंड में आप लोग को ख्याल रखना है। खासकर जो लोग बीपी के पेशेंट हैं उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि ऐसे में खून गाढ़ा हो जाता है। क्योंकि ऐसे में वो लोग जिनका बीपी ऑलमोस्ट हाई रहता है, बीपी की टैबलेट खाते हैं, तो उनका खून गाढ़ा होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं, खासकर ठंड में। तो आप लोगों को उनका एक ब्लड टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए जिसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल या फिर खून गाढ़ा हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग चेक करके रखें, खासकर अपने बड़ों का और जो लोग जवान हैं जो इस समस्या से जूझ रहे हैं उनका। तो ये जो सर्दी है ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक होती है ऐसे लोगों के लिए। बहरहाल दोस्तों, आज की कहानी का रुख करते हैं। और ये जो कहानी है, जब मैंने इस कहानी के बारे में पढ़ा, स्टडी की और मैंने जब पूरी जानकारी इस कहानी के बारे में जुटाई तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ और मैंने सोचा कि समाज के अंदर लोग अपनी छोटी छोटी सी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आखिर किस किस हद तक नीचे गिर जाते हैं और इतने ज़्यादा नीचे वो गिर जाते हैं कि वो देखते ही नहीं हैं कि ये कौन से दर्जे पर आ चुके हैं। दोस्तों, माँ एक ऐसी चीज़ होती है जो अपने बच्चे के लिए दुनिया की किसी भी ताकत से लड़ सकती है। वो लड़ सकती है क्योंकि उसने उस बच्चे को 9 महीने अपनी कोख में पाला है। लेकिन दोस्तों, आज के दौर में मैंने आप लोगों को ऐसी बहुत सारी कहानियाँ सुनाई हैं कि जिसमें जो माँ है वो माता नहीं बल्कि कुमाता बन गई है। और ये कहानी आज की जो मैं आप लोग को सुनाऊंगा ये भी इस बात का एक जीता जागता उदाहरण है। तो पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोग को सुनाऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बना रहिएगा। और दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो पूछते हैं कि ये जो न्यूज़ आप सुना रहे हैं तो ये न्यूज़ का क्या प्रूफ है, क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है। तो देखो, जो नेशनल मीडिया है उस नेशनल मीडिया पर बड़ी बड़ी न्यूज़ कवर होती है। तो गांव देहात में अगर छोटा मोटा कोई क्राइम होता है तो वो नेशनल मीडिया पर कवर नहीं होता, तो उसको हम लोग कवर करते हैं। बहरहाल दोस्तों, आज की जो कहानी है ये कहानी बिहार प्रदेश की है और बिहार में एक ज़िला लगता है पूर्णिया ज़िला। इसी पूर्णिया ज़िले के अंतर्गत एक थाना आता है, आमौर थाना। और दोस्तों, इसी आमौर थाने के अंतर्गत एक जगह पड़ती है बलुआ टोली। और जो बलुआ टोली कनौली नाम की ये जो जगह है, इसी जगह पर एक व्यक्ति जिनका नाम मोहम्मद अख्तर है ये रहा करते हैं। और जो मोहम्मद अख्तर है, इनकी शादी हो चुकी है, इनकी पत्नी नाजरीन है, उसकी उम्र तकरीबन 22 साल के आसपास है। मोहम्मद अख्तर अपनी पत्नी नाजरीन के साथ में बहुत अच्छी तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे थे और लगभग 6 साल पहले इनकी शादी हुई थी नाजरीन नाम की इस महिला के साथ में। उसके बाद में इन्हें 2 बच्चे हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जिस जगह पर ये रहा करते थे उस जगह पर कामकाज उतना ज़्यादा होता नहीं था, इसलिए कामकाज को लेकर, घर की फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर जो मोहम्मद अख्तर थे ये हमेशा अक्सर परेशानी रहा करते थे और अपनी पत्नी नाजरीन से इस बारे में डिस्कस भी किया करते थे कि 2 बच्चे हो चुके हैं, महंगाई का दौर है, किस तरीके से सर्वाइव करेंगे। कुछ ऐसी जगह में चला जाता हूँ जहाँ पर ज़्यादा काम मिल जाए। तो जो नाजरीन होती है कहती है कि ठीक है, कोई जगह देख लीजिए या जहाँ पर तुम्हारा कोई मिलने वाला काम वगैरह करता हो, जहाँ पर तुम्हें डेली काम मिल जाए, वहाँ चले जाओ, कुछ दिन रहकर काम कर लो और पैसे वगैरह अगर ठीक ठाक हो जाएंगे तो मैं भी वहाँ आ जाऊँगी। उसके बाद में जो मोहम्मद अख्तर होते हैं अपने दोस्तों यारों से कांटेक्ट करते हैं और कांटेक्ट करने के बाद में मोहम्मद अख्तर का एक दोस्त जो कि पंजाब में रहा करता था, वो मोहम्मद अख्तर को पंजाब में काम करने के लिए बुला देता है। मोहम्मद अख्तर पंजाब जा चुके थे, इधर नाजरीन घर पर अब अकेली और 2 बच्चों के साथ रह रही थी। और दोस्तों, आज के ज़माने में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो ये है कि बहुत जल्दी लोग सेपरेट रहना शुरू कर देते हैं, परिवार से अलग हो जाते हैं और उसके बाद में अलग ही रहना शुरू कर देते हैं, चाहे 1 कमरे का घर हो चाहे 2 कमरे का घर हो। और अगर जॉइंट फैमिली में रहेंगे तो भले ही चीज़ें हों लेकिन बहुत ज़्यादा लिमिटेड चीज़ें होंगी। तो ये जो मोहम्मद अख्तर थे ये भी सेपरेट ही रहा करते थे। अब इनके घर पर अकेली इनकी पत्नी नाजरीन और उनके 2 बच्चे थे। मोहम्मद अख्तर काम करने के लिए पंजाब जा चुके थे। वहाँ पर मेहनत मजदूरी कर कर जो भी पैसे कमाया करते थे वो अपनी पत्नी नाजरीन को भेज दिया करते थे और उन पैसों से नाजरीन अपने परिवार का और अपना और अपने दोनों बच्चों की अच्छे तरीके से परवरिश कर रही थी। सारी ही चीज़ें बहुत ओके तरीके से चल रही थी।
लेकिन इसी बीच में ये जो पिछला वाला सोमवार गुजरा है, इसी सोमवार को अचानक से रात के करीब 3-4 बजे के आसपास नाजरीन घर से बाहर निकलती है और घर से बाहर निकलने के बाद में चीखने लग जाती है। मोहल्ले पड़ोस के लोगों को इकट्ठा करती है। अब जो मोहल्ले पड़ोस के लोग होते हैं, जब वो ये बात सुनते हैं कि नाजरीन इतनी रात को आखिर क्यों चीख रही है, तो मोहल्ले पड़ोस के लोग उठते हैं। उठने के बाद में नाजरीन के घर पहुंचते हैं। अब दोस्तों, जैसे ही नाजरीन के घर ये लोग पहुंचते हैं तो अंदर का जो दृश्य था ये डराने वाला था, क्योंकि नाजरीन के घर के अंदर उसका जो कमरा था, उस कमरे के अंदर एक लड़का जो कि महज 16-17 साल के आसपास का नाबालिग लड़का रहा होगा, वो फांसी के फंदे पर झूल रहा था। अब जब लोग उस लड़के को फांसी के फंदे पर झूलता हुआ देखते हैं, उसके बाद में घर के ही अंदर नाजरीन के दोनों बच्चों की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। इस तरीके का जो मंजर था ये लोगों को डरा रहा था। लोग नाजरीन से पूछ रहे थे कि आखिरकार इस घर के अंदर क्या हुआ है, लेकिन नाजरीन बदहवास थी, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो लोगों को क्या बताए क्या नहीं बताए। उसके बाद में जो लोग उस मौके वारदात वाली जगह पर होते हैं, वो तुरंत जो आमौर थाना है, उस आमौर थाने में फ़ोन कर देते हैं कि साहब इस तरीके से जो कनौली जगह है, बलुआ टोली की कनौली, वहीं पर एक घर है, उस घर के अंदर 2 बच्चों के शव पड़े हुए हैं और एक 16-17 साल का ऐसा लड़का है जो कमरे के अंदर फांसी के फंदे पर झूल रहा है। अब जैसे ही पुलिस वाले ये बात सुनते हैं, पुलिस वालों को एकदम से यकीन ही नहीं होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि एक ही घर के अंदर एक लड़का फांसी के फंदे पर झूल रहा है, 2 बच्चे जो कि बहुत छोटे छोटे हैं उनकी डेड बॉडी घर के अंदर पड़ी हुई है, और जो घर की महिला है नाजरीन जिसकी उम्र 22 साल के आसपास है, वो घर में बिल्कुल ठीक ठाक है, यानी हादसे वाली चीज़ तो कुछ है नहीं। लिहाजा पुलिस जो होती है तुरंत मौके पर पहुंचती है और मौके पर पहुंचने के बाद में सबसे पहले जो दोनों बच्चों की डेड बॉडी थी, उन दोनों बच्चों की डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है। उधर जो लड़का फांसी के फंदे पर लटका हुआ था, उस लड़के को नीचे उतारा जाता है। लोगों से पूछा जाता है कि ये लड़का कौन है, तो उसकी पहचान आमौर थानों के जो बलुआ टोली जगह पड़ती है, यहीं पर शेख जाकिर के 16 साल के नाबालिग बेटे के रूप में होती है। लिहाजा इसकी पहचान हो चुकी थी और ये जो लड़का था 16 साल का जो फांसी के फंदे पर झूला था, ये नाजरीन का भांजा यानी मोहम्मद अख्तर की बहन का बेटा था, उसका भांजा। अब नाजरीन जो थी वो उसकी मामी थी रिश्ते में, इसलिए वो उसके घर पर फांसी के फंदे पर झूल रहा है। पुलिस को तो ये बात कुछ समझ ही नहीं आती है। लिहाजा पुलिस जो थी वो तीनों को शव को, जो 3 लोगों के शव पुलिस को मिले थे, 2 बच्चों के और एक ये नाबालिग लड़का, इन तीनों के शव लेकर पोस्टमार्टम के लिए इन्हें रवाना कर देती है, लाश का पंचनामा कर। और सबसे पहले वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सबसे पूछताछ करती है कि आखिरकार इस घर के अंदर क्या हुआ था, किसने क्या देखा क्या नहीं देखा। जो क्राइम वाली जगह होती है, पुलिस वहाँ पर जो एसएफएल की टीम होती है वो सारी जगह को बहुत बारीकी से चेक करने के बाद में वहाँ पर कुछ सबूत, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं वो भी इकट्ठा करते हैं। उसके बाद में ये जो महिला नाजरीन थी इससे भी पूछताछ की जाती है। तो जो नाजरीन थी वो पुलिस को कुछ जवाब ही नहीं दे पाती है, क्योंकि नाजरीन तो हक्का बक्का थी, उसको तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार इस घर के अंदर क्या हो गया है। लेकिन जितने भी सवाल पुलिस ने नाजरीन से पूछे थे, नाजरीन ने किसी भी सवाल का सही जवाब पुलिस वालों को नहीं दिया था। लिहाजा पुलिस वालों को शक तो नाजरीन के ऊपर से पहले ही था, इसलिए पुलिस वाले नाजरीन को गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद में सीधे से पुलिस थाने लेके पहुंच जाते हैं। और दोस्तों, पुलिस वाले जब नाजरीन को लेकर पुलिस थाने पहुंचते हैं तो उसके बाद में इसे फ्रंट सीट पर बैठाया जाता है। बैठाने के बाद में इससे पूछताछ की जाती है। तो नाजरीन पुलिस वालों के सामने ऐसा रिएक्ट कर रही थी कि जैसे इसे बहुत ज़्यादा शौक लगा है, सदमा लगा है। ये पुलिस के किसी भी तरीके के कोई भी सवाल का कोई भी जवाब देने की पोजीशन में नहीं है। अब पुलिस जब इस तरीके की चीज़ें देखती है, पुलिस को डाउट तो नाजरीन के ऊपर था, लिहाजा पुलिस नाजरीन के ऊपर थोड़ी सी सख्ती दिखाती है। और जैसे ही पुलिस नाजरीन के ऊपर थोड़ी सी सख्ती दिखाती है तो नाजरीन चूँकि कोई पेशेवर कातिल, कोई पेशेवर मुजरिम तो थी नहीं, लिहाजा जो नाजरीन थी ये पुलिस के सामने टूट जाती है। और टूटने के बाद में एक ऐसी कहानी सुनाती है जिस कहानी को सुनने के बाद में वहाँ पर जितने पुलिस वाले थे, ना कि पुलिस वाले बल्कि आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार, ख़ानदान, माता पिता, नाजरीन के जिसको भी ये बात पता चलती है वो अपने कानों पर बिस्बाजी नहीं कर रहा था। वो सोच ही नहीं पा रहा था कि एक 22 साल की लड़की जो 2 बच्चों की माँ है वो इस तरीके से इतना ज़्यादा घिनौना काम कर सकती है। दरअसल नाजरीन जो पुलिस को बताती है, जो एसडीपीओ आदित्य कुमार हैं, उन्होंने मीडिया को भी बताया, जो नाजरीन पुलिस को बताती है वो ये बताती है कि 6 साल पहले उसकी शादी मोहम्मद अख्तर के साथ में हुई थी, इसी बलुआ टोली कनौली में। और जब बलुआ टोली कनौली में मोहम्मद अख्तर के यहाँ वो शादी कर कर उसकी दुल्हन बनकर उसके घर आ जाती है, तो थोड़े दिनों तक तो वो अपने परिवार के साथ रहती है, उनको एक बच्चा हो जाता है। उसके बाद में मोहम्मद अख्तर के परिवार वालों से नाजरीन की थोड़ी अनबन रहने लगती है। जब नाजरीन की अनबन रहती है, मोहम्मद अख्तर से कहती है कि वो तुम्हारे परिवार के साथ नहीं रह सकती, अलग रहना है।
लिहाजा मोहम्मद अख्तर भी यही चाहता है कि किसी भी तरीके से परिवार में कोई कलह ना हो, परिवार में कोई ऐसी झंझट ना हो। इसलिए मोहम्मद अख्तर भी फैसला करता है कि चलो ठीक है, अलग ही रह लेते हैं। उसके बाद में मोहम्मद अख्तर अलग रहने लग जाता है। इस बीच में मोहम्मद अख्तर और नाजरीन को दूसरा बच्चा भी हो जाता है। अब 2 बच्चे हो चुके थे। परिवार की पूरी जिम्मेदारी, परिवार का पूरा लालन पोषण का जो जिम्मेदारी थी, ये मोहम्मद अख्तर के ऊपर थी। लिहाजा मोहम्मद अख्तर काम की तलाश में पंजाब चला जाता है। पंजाब रहकर वहाँ पर काम करता, मेहनत मजदूरी करता, जो भी पैसे महीने पे कमाता वो पैसे तुरंत अपनी पत्नी को भेज देता, ताकि जो पत्नी है उसे किसी भी चीज़ की कोई परेशानी ना रहे, क्योंकि घर पर उसकी पत्नी और बस उसके 2 बच्चे अकेले थे। इसलिए उससे अपनी पत्नी और बच्चों की बहुत ज़्यादा फिक्र भी रहा करती थी। और जब भी वो काम से लौट कर आता था तो तुरंत अपनी पत्नी को कॉल किया करता था, वीडियो कॉल पर बच्चों को देखा करता था, क्योंकि एक पिता अगर परदेश जाता है तो उसे पत्नी की याद तो आती ही आती है, लेकिन घर में अगर छोटे बच्चे हों तो उन बच्चों की बहुत ज़्यादा याद आती है। तो मोहम्मद अख्तर रोज़ अपने बच्चों से बात किया करता था, रोज़ अपनी पत्नी से बात किया करता था। सारी ही चीज़ें बहुत एक्यूरेट तरीके से चल रही थीं। फिर नाज़रीन बताती है कि इसी बीच में 3 महीने पहले की बात है कि उसका एक भांजा, जो कि शेख जाकिर है, उनका बेटा था, जो कि 16 साल के आसपास था। आप सोच समझ सकते हैं कि 16 साल का बच्चा, उसकी कितनी उम्र होगी। और नाज़रीन जो 2 बच्चे पैदा कर चुकी है, उसकी भी उम्र महज 22 साल है। लिहाजा जब नाज़रीन का वो भांजा इसके घर में आना चालू करता है तो उसके बाद में कुछ ऐसा होता है कि नाज़रीन जो थी अपने भांजे से गलत तरीके के संबंधों में आ जाती है। भांजा जो था वो अपनी मामी के प्रति अट्रैक्ट हो जाता है। इधर जो मामी थी ये भी भांजे के प्रति अट्रैक्ट हो जाती है, क्योंकि जो नाज़रीन थी ये भी ज़्यादा समय घर पे अकेले ही रहा करती थी। तो सोचने लगी कि चलो ठीक है, अगर पति बाहर है तो भांजे से ही अपनी हवस मिटाती हूँ। उसके बाद में ये भांजे के साथ में गलत संबंधों में बन जाती है। और उसके बाद में नाज़रीन अपने ही घर के अंदर अपने उस 16 साल के भांजे के साथ में अनैतिक संबंध बनाती है, उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाती है। और दोस्तों जब एक बार ये शारीरिक संबंध बनने का सिलसिला शुरू होता है तो फिर कभी रुकने का नाम नहीं लेता। नाज़रीन जब कभी भी इसको मौका मिलता अपने बच्चों को सुलाती, अपने भांजे को फ़ोन करती, फ़ोन करने के बाद में उसे बुलाती और पूरी रात उसके साथ में एंजॉय करती, उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाती। अब भला एक 16 साल का लड़का मोहम्मद अख्तर का जो भांजा है, नाज़रीन का जो भांजा है, वो उनके घर पे आ रहा है तो लोग क्या ही सोचेंगे। लोग यही सोचेंगे कि कोई अपने मामा के यहाँ मेहमानी खाने आया होगा, कोई अपने मामा के यहाँ गेस्ट बन के आया होगा। लेकिन अंदर अंदर का खेल चल रहा था, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। इसी सोमवार को नाज़रीन से मिलने के लिए उसका भांजा आता है, और जब उससे मिलने के लिए आता है तो नाज़रीन जो थी अपने दोनों बच्चों को बहुत जल्दी खाना खिलाकर सुला देती है। उसके बाद में वो अपने भांजे को लेकर कमरे के अंदर चली जाती है। कमरे के अंदर जाने के बाद में दोनों एक दूसरे को अपनी बाहों में भर लेते हैं। उसके बाद में ये दोनों अपने जिस्म से एक एक कपड़ा उतार देते हैं, और उसके बाद में बहुत ही बेरहमी के साथ में ये दोनों एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं। बेरहमी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अनैतिक संबंध थे, और इतनी ज़्यादा हवस में ये लोग मशगूल थे कि इन्हें ये ध्यान ही नहीं था कि इन्होंने अपने गेट जो है, कमरे का जो गेट है वो लगाया ही नहीं है, उसकी कुंडी नहीं लगाई है। अब जैसे ही ये दोनों एक दूसरे के साथ में ये सब कुछ कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ में अपने जिस्म की आग मिटा रहे होते हैं, कि इसी बीच में नाज़रीन के जो छोटे छोटे जो 2 बच्चे होते हैं वो अपनी माँ को अपने भांजे के साथ में, यानी जो 16 साल का लड़का था उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाते हुए देखते हैं तो वो घबरा जाते हैं। अब जब माँ ये देखती है कि मेरे दोनों बच्चों ने मुझे मेरे भांजे के साथ में शारीरिक संबंध बनाते हुए देख लिया है, तो वो भी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। भांजा भी घबरा जाता है, क्योंकि इन्हें ये लगता है कि अब जो दोनों बच्चे हैं ये परिवार वालों को सब कुछ बता देंगे, और जब ये सब कुछ बता देंगे तो हमारी पोल पट्टी खुल जाएगी, और फिर हमारा क्या होगा। लिहाजा जब भांजा ये कहता है कि मैं क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा, अब तो ये सब पोल पट्टा खुल गया है, तो जो नाज़रीन थी अपने भांजे से कहती है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ने के बाद में अपने दोनों बच्चों का गला पकड़ लेती है, और गला इतनी बेरहमी से दबाती है कि दोनों ही बच्चों की मौके पर ही मौत हो जाती है। दोनों को मारकर फेंक देती है। उसके बाद में कहती है कि जो हमारा कांटा था वो तो निकल गया, अब तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करती है। यहाँ पर बताती है कि मैंने अपने आप को ख़त्म करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन जो मेरा भांजा था उसने मुझे रोक लिया। अब ये बातें जब 16 साल का वो भांजा देखता है, बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि उसके मामा के 2 बच्चे जो बहुत छोटे छोटे थे उन्हें मामी ने मार दिया है। अब उसके बाद में वो सोचता है कि मैं क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा, लोग मुझे पकड़ लेंगे, मैं पुलिस में चला जाऊँगा। इसलिए जो भांजा था ये कमरे के अंदर खुद को बंद कर लेता है, और बंद करने के बाद में पंखे के ऊपर फांसी का फंदा लगाकर मौत के घाट उतर जाता है। बहरहाल दोस्तों, जब पुलिस के सामने ये मामी नाज़रीन जो महज 22 साल की महिला थी, जब ये पूरी कहानी बता रही होती है, तो पुलिस को और मोहल्ले वालों को और गाँव वालों को और जो आस पड़ोस के इलाके थे, जब सब जगह ये बातें पहुँचती हैं तो हर कोई अपने कानों पर हाथ रख रहा था। और दोस्तों उधर जो मोहम्मद अख्तर है
ये पंजाब में ही है, उसे किसी भी बारे में कुछ भी पता नहीं है। हालांकि पुलिस ने अब इन्फॉर्म कर दिया है और मोहम्मद अख्तर के पूरे परिवार में, मोहम्मद अख्तर के दिलों पर एक तरीके से बिजलियां कौंध रही हैं। पूरे परिवार में चीख पुकार का माहौल है कि आखिरकार उनके घर में ये सब कुछ क्या हो गया। बहरहाल दोस्तों, ये थी कहानी। आप लोग इस कहानी में सबसे ज़्यादा जिम्मेदार किसे मानते हैं? आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि नाजरीन को उसके पति ने घर पे छोड़ा था तो इसलिए छोड़ा था कि वो अपने भांजे के साथ में शारीरिक संबंध बना ले, या फिर भांजा अगर मामी के घर पे आ रहा था तो क्या उसे इस तरीके से करना चाहिए था? दोस्तों, आप लोगों को सबसे ज़्यादा गलती किसकी लगती है? कमेंट्स करके बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन, लेकिन उससे पहले आप लोग के जो कुछ कमेंट्स हैं वो कमेंट्स पढ़ लिए जाएँ। दोस्तों, हमारे चैनल पर जो कल के दिन कमेंट्स आए थे उसमें सतबीर हैं, लिखते हैं कहानी सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। सतबीर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से कहानी सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। पीके शर्मा हैं, लिखते हैं सर नमस्कार, मेरा पहला कमेंट्स है, प्लीज़ ज़रूर पढ़ना क्योंकि कहानी बहुत अच्छी है। मैं कहानी दिनों से सुनता हूँ पर कमेंट्स आज किया है, नाम ज़रूर लेना जिससे मेरा हौसला बढ़े। तो पीके शर्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि पहली बार आपने हमारे चैनल पर कमेंट्स किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है, कहानी सुनने का जो अंदाज़ है काफ़ी अच्छा है। कहानी के अंत में जो आप लोगों की सुरक्षा कवच देते हैं, अपना ध्यान रखना, अपना का ध्यान रखना, देश का ध्यान रखना, ये सब बहुत बढ़िया बात है। इनका नाम है नस्टीरियस सिंगर के आईडी है सरसाबा। तो भाई अपना नाम एक बार क्लियरली कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें क्योंकि जो आईडी पे नाम होता है वो क्लियरली दिखता भी नहीं है और हैंडल्स का नाम होता है तो वो कई बार ऐसा ही आ जाता है। मंसूरी भाईजान लिखते हैं, आप जो भी कहानी सुनाते हैं वो बहुत बढ़िया होती है। नया साल आपको मुबारक हो। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आपका चैनल भी दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करे। अल्लाह आपकी सेहत अच्छी रखे। तो मंसूरी भाईजान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में दोस्तों जो अगला कमेंट है रिजवान अंसारी का है, लिखते हैं वेरी नाइस कहानी। तो रिजवान अंसारी जी, आपका शुक्रिया। जयराज हैं, लिखते हैं भिलाई छत्तीसगढ़ से सुनते हैं और हैप्पी न्यू ईयर भैया। तो भैया आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं नए ईयर की। मंसूरी भाईजान लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई जी, हम आपकी कहानी को सऊदी अरब से सुनते हैं। तो मंसूरी भाईजान जी, वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सऊदी अरब से हमारी कहानी सुनते हैं। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये लिखते हैं, मैं नश्तर सिंह मंडी खाजूवाला ज़िला बीकानेर राजस्थान से आपकी कहानी सुनता हूँ। तो आपका कमेंट्स मैंने अभी ऊपर पढ़ा था, तो बहुत शुक्रिया कि आपका अपना नाम लिखा। नश्तर सिंह जी, मंडी खाजूवाला ज़िला बीकानेर से आप सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। शरीफ मोहम्मद है, लिखते हैं सर जी, लवली मैसेज इज़ गिवन बाय यू, इज़ वेरी इंस्पायरिंग, लिव लॉन्ग एंड यू मे प्रॉस्पर टू योर लाइफ एंड यूर विश योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इस तरीके से प्यार से नवाजने के लिए। सुरेंद्र शर्मा है, लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार, श्री विजयनगर राजस्थान से। तो सुरेंद्र शर्मा जी नमस्ते भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अभिमन्यु पांडे हैं, लिखते हैं हैप्पी न्यू ईयर, बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद। सूरत गुजरात से हूँ, बिहार सिवान का रहने वाला हूँ और शुरू से ही आपके चैनल से जुड़ा हूँ। आपकी कहानी रोज़ सुनता हूँ और आपके लिए दुआ भी करता हूँ। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया अभिमन्यु पांडे जी। तो भाई आपका बहुत शुक्रिया। उसके बाद में प्रकाश राज हैं, लिखते हैं वेरी गुड स्टोरी सर जी। तो भैया बहुत शुक्रिया। हसीबुल अंसारी हैं, अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं छोटे भाई। तो हसीबुल अंसारी जी शुक्रिया। मनोज भारद्वाज हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरी सर। तो भैया बहुत शुक्रिया। स्टेटस फॉर यू हैं, लिखते हैं भाई जी, कहानी की शुरुआत में प्यार मोहब्बत की बात करके मेरा प्यार याद दिला दिया आप, या इत्तेफाक से आपने काल्पनिक नाम सोनम लेकर याद और बढ़ा दी। हमारा भी प्यार अधूरा रह गया, उसका नाम भी सोनम है और सोनम के घर वाले तो राज़ी थे लेकिन मेरे घर वाले को मेरे रिश्तेदारों ने गलत शरत बोलकर भड़का दिया। मेरे घर वाले राज़ी नहीं हुए लेकिन भाई हमारी मोहब्बत पाक थी, कभी हमने गलत काम नहीं किया। आज 15 साल हो गए हैं, सोनम की शादी हो गई है लेकिन मेरी शादी नहीं हुई है और कभी शादी के बारे में नहीं करने की कोशिश भी नहीं की है, बात करने की कोशिश नहीं की है। तो स्टेटस फॉर यू, बहुत शुक्रिया, लेकिन आपको नाम नहीं लेना चाहिए था, प्राइवेसी रख ही लेते। हारून अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई, आपकी कहानी दुबई से सुनता हूँ, कुशीनगर का रहने वाला हूँ। तो बहुत शुक्रिया। मुन्नास करके हैं, लिखते हैं हार्ट बनाते हैं, बहुत शुक्रिया। सोहन लाल सेतिया हैं, कहानी अच्छी है, हैप्पी न्यू ईयर। तो भैया हैप्पी न्यू ईयर, आपका शुक्रिया। अनिल कुमार अमेरिका से सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। राजेंद्र कुमार हैं, रोज़ बनाते हैं, बहुत शुक्रिया। गोल्डन वाल अफ्रीका से सुनते हैं, लिखते हैं शाबिज भाई, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। प्यार मुकम्मल हो जाए तो वह प्यार नहीं रह जाता, ये मुझसे भी ज़्यादा कोई और नहीं समझ सकता, आप भी थी। सेम हेयर। मोगी वज़मी है, लिखते हैं हैप्पी न्यू ईयर शाबिज भाई, दुआ करता हूँ आप और तरक्की करें। तो मोगी वज़मी जी आपका शुक्रिया। राजेंद्र कुमार हैं, लिखते हैं नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। राजेंद्र कुमार जी शुक्रिया। लईक अब्बास बागपत यूपी से सुनते हैं, इनकी वाइफ हैं, उनका जन्मदिन है, तो आपकी जो वाइफ हैं गुलिस्तनाज, उनको उनके जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ मेरी तरफ से, मेरे व्यूवर्स की तरफ से। एजाज़ आदिल हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, फुल सपोर्ट दुबई से सुनते हैं, भैया बहुत शुक्रिया। जुबैश अंसारी है, जुबैश अंसारी लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाबिज भाई, आपकी स्टोरी एक्सप्लेन करने का तरीका बहुत अच्छा है। मेरा नाम ज़ुबैश अंसारी है फ्रॉम पिलीभीत, आप अपनी नेक्स्ट वीडियो में प्लीज़ मेरा नाम ज़रूर लेना। तो ज़ुबैश अंसारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप पिलीभीत से हमारी कहानी सुनते हैं। मोहम्मद जोरेज़ हैं, लिखते हैं आप सबको सुनने वालों को हैप्पी न्यू ईयर। तो मोहम्मद जोरेज़ जी शुक्रिया। और सोनी दिवाकर हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरी भैया,
तो भैया आपका शुक्रिया। दिल बहादुर सिंह हैं, लंदन से कहानी सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। तनबी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, आपको नया साल बहुत मुबारक हो। तो तनबी जी आपका शुक्रिया। एजाज़ आदिल हैं, लिखते हैं हैप्पी न्यू ईयर ब्रदर। तो भैया हैप्पी न्यू ईयर, आप कैसे हैं। सुनील त्यागी हैं, लिखते हैं हमारी तरफ से आप सभी को नया साल मुबारक हो। रेनू सुनील त्यागी शाना बुलंदशहर से, तो आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया। जावेद अंसारी हैं, लिखते हैं भाई मैं मेरठ से हूँ और ये लड़की की वीडियो बहुत वायरल हो रही है। मेरठ से हूँ और ये लड़की की वीडियो बहुत वायरल हो रही है, सही कहा आपने, शुक्रिया आपका। लेक अब्बास हैं, लिखते हैं हैप्पी न्यू ईयर। तो भैया बहुत शुक्रिया। सोनू धीमान हैं, लिखते हैं लव यू ब्रदर, पंजाब पठानकोट गुरदासपुर से सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। और उसके बाद में रमजीत हैं, लिखते हैं भाई सोनम शबनम और अमन अरमान क्यों नहीं हुए। तो भाई जो सोनम और अमन नाम है ये मुस्लिम में भी होता है, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये अदनान अब्दुल रज़ाक हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई हैप्पी न्यू ईयर। तो अदनान जी आपका शुक्रिया। और लिखते हैं मैं छुट्टी पर था, काफ़ी दिनों से कहानी सुनी नहीं, आज सुन रहा हूँ, बुरा हुआ बेचारे के साथ, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। भैया बहुत शुक्रिया। शिवम सिंह हैं, लिखते हैं 2011 में हम दोनों मिले, 10 साल का प्यार था, 2022 में शादी हो गई, अब बात नहीं होती है। बिल्कुल, वो भी लाइफ में खुश है और हम भी अपनी लाइफ में खुश हैं, प्रेम अधूरा रह गया, सच्ची प्रेम था। जय हिंद भाइयों जी, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो शिवम सिंह जी आपका शुक्रिया। रहमत अंसारी हैं, हार्ट बनाते हैं, बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों आज के कमेंट्स कुछ ज़्यादा हो गए थे क्योंकि कल न्यू ईयर था, तो इस वजह से सब लोगों ने विश किया है तो कमेंट्स ज़्यादा हो गए। खैर आप लोगों से माफ़ी भी चाहता हूँ, लेकिन आप सब लोगों के नाम लेना भी मुझे अच्छा लगता है, और आप लोग जो नहीं सुनना चाहते हैं कमेंट्स तो उनके लिए भी कुछ ऐसी बुरी बात नहीं है। जहाँ तक कहानी हुआ करे वहाँ तक सुना करें, और कमेंट अगर पसंद ना हुआ करें तो आप लोग वहाँ से स्किप कर दिया करें। तो दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।